नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और क्लास में। आज हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस के बारे में। नाशवान जैविक पदार्थ, क्या उन्हें भेजा जा सकता है बाय पोस्ट फॉरेन आर्टिकल्स के तौर पे या नहीं। क्लॉज नंबर 88 का है कैन बी सेंट, सेक्शन ए, भेजा जा सकता है। 28 इंस्टीट्यूट्स है जो इसे भेज सकते हैं, ठीक है। उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी पीडीएफ में ही। आगे है एक्सचेंज विद कंट्रीज विच एक्सेप्ट, ठीक है। उन देशों के साथ ही ये एक्सचेंज किया जाता है सिर्फ जो एक्सेप्ट करते हैं पेरिशेबल बायोलॉजिक सब्सटेंस को, ठीक है। और उन कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वो सेक्शन 12 में आप देख सकते हैं। आगे है ट्रांसमिशन ओनली एज रजिस्टर्ड आइटम बाय एयर, और जो ऐसी आइटम्स है पेरिशेबल आइटम्स, नाशवान पदार्थ, तो उनका जो प्रसारण है वो केवल एयर से होगा और वो भी सिर्फ रजिस्टर्ड ही होगा। पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड एयर सरचार्ज एज फॉर रजिस्टर्ड लेटर, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड होगा और एयर से ही भेज रहे हैं तो एयर सरचार्ज भी देना होगा आपको और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देना होगा, पोस्टेज, प्री पेमेंट, ठीक है। पेरिशेबल बायोलॉजिक सब्सटेंस विच आर इन्फेक्शियस, ठीक है। ऐसे नाशवान पदार्थ जो संक्रामक है, उनसे संक्रमण फैल सकता है। अगर ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं तो उसमें डिक्लेयर करना ज़रूरी है आपको कि इन्फेक्शियस सब्सटेंस, ठीक है, संक्रामक पदार्थ, उसमें आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे है लेटर कंटेनिंग सच मटेरियल सब्जेक्ट टू स्पेशल पैकिंग, विशेष पैकिंग के अधीन ऐसी सामग्री वाले कोई पत्र है, पेरिशेबल आइटम्स आप भेज रहे हैं जिसके लिए विशेष पैकिंग की ज़रूरत हो, तो उसे कैसे करेंगे देखते हैं। अराइव गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में वो पहुँचे, उसके लिए क्या करेंगे आप। वाटर टाइट रिसिप्टेंस, ठीक है। प्राइमरी, जो प्राइमरी आपका बॉक्स होगा जिसमें आप रखेंगे रिसिप्टेंस, वो आपका जो है वाटर टाइट होना चाहिए कि उससे वाटर लीकेज ना हो। और दूसरा वाटर टाइट पैकिंग होनी चाहिए, सेकेंडरी आपकी वाटर टाइट पैकिंग होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, उसमें एब्जॉर्वेंट मटेरियल होना चाहिए, शोषक सामग्री जिसको हिंदी में कहते हैं। रेत, कॉटन डाल सकते हैं आप, है ना। आगे है आउटर पैकिंग। आउटर पैकिंग जो है वो रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडीज़, ठीक है। जो बाहरी पैकिंग है वो वहाँ के, जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ के आंतरिक नियमों के अनुसार होने चाहिए, ठीक है। पेरिशेबल बायोलॉजिक सब्सटेंस कौन कौन सी इंस्टीट्यूट भेज सकते हैं वो लिस्ट ये है, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर होल ऑर्गन भेजने हैं, ठीक है, स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होती है। अगर संपूर्ण अंग भेज रहे हैं आप उसमें, तो सबसे पहले एम्बिएंट टेम्परेचर और हायर, ठीक है। परिवेश जो है, तापमान है उसका, वो एम्बिएंट होना चाहिए या फिर उच्चतर हो। प्राइमरी रिसिप्टेंस जो है, जो पहला आपका डब्बा होगा वो ग्लास का होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए। और वाटर से, जैसा हमने पहले पढ़ा था, वाटर लीक नहीं होना चाहिए। लीक प्रूफ सील लगी होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आगे है हीट सील। हीट सील से वो जो है पैक होना चाहिए। और आगे स्केटेड स्टॉपर, ठीक है, स्टॉपर लगा होना चाहिए उसमें। इफ़ स्क्रू कैप यूज्ड, ठीक है, अगर स्क्रू कैप्स यूज़ की गई है उसकी पैकिंग में, तो टेप्स का आप उपयोग करेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, अगर स्क्रू कैप्स यूज़ किए तो टेप्स का ये क्वेश्चन भी आया था। आगे है रेफ्रिजरेटेड और फ्रोज़न, ठीक है। ऐसे आइटम्स जिनको रेफ्रिजरेटेड करके भेजा जाएगा या फिर फ्रोज़न है, उनको स्क्रू कैप प्राइमरी रिसिप्टेबल्स आर नॉट यूज, ठीक है। स्क्रू कैप जो है उसको प्राइमरी जो डब्बा है उसके रूप में यूज़ नहीं कर सकते, प्राइमरी बॉक्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। आइस और ड्राई आइस मस्ट बी प्लेस आउटसाइड द सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। बर्फ़ या फिर सूखी बर्फ़ को बाहर की जो सेकेंडरी पैकिंग है उसके बीच में रखा जाना चाहिए। इंटरनल सपोर्ट टू सिक्योर सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है, ताकि जो इंटरनल सपोर्ट है वो पैकिंग को सिक्योर करने का वो उससे मिले। और लीक प्रूफ होनी चाहिए आपकी, अगर आप आइस डाल रहे हो तो। और स्पेस फॉर CO2 रिलीज़, ठीक है। और जगह होनी चाहिए आपकी पैकिंग में CO2 के रिलीज़ होने के लिए, CO2 को बाहर निकलने के लिए, अगर आप ड्राई आइस यूज़ कर रहे हो तो। आगे है आउटर बैग्स।
आउटर बॉक्स एंड आउटर रैपिंग। ठीक है, अगर आपने कोई आउटर बॉक्स यूज़ किया है या फिर आउटर जो रैपिंग है आपकी, यदि वो है तो एड्रेस साइट पर उसमें क्या होना चाहिए लिखा है। ठीक है, एड्रेस साइट पर उसके आपके सेंडर और रिसीवर जो लेबोरेटरीज़ है जहाँ पे आप भेजेंगे, क्योंकि ये पर्सनल व्यक्तियों को नहीं भेजे जाते हैं। पेरिशेबल बायोलॉजिक सब्सटेंस जो होते हैं ये लेबोरेटरीज़ को ही भेजे जा सकते हैं, वो भी लाइसेंस जो है। तो सेंडर और रिसीवर, ठीक है, दोनों लेबोरेटरीज़ के नाम और एड्रेस उसमें लिखे होने चाहिए आउटर बॉक्स में। ठीक है, और डायमंड शेप लेबल लगा होना चाहिए जो कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, विद ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, और ब्लैक लेटर्स में लिखा होना चाहिए उसमें, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। टॉप हाफ, ठीक है, जो टॉप हाफ है आपका उसमें क्या क्या होगा, सिंबल फॉर इन्फेक्शियस सब्सटेंस। ठीक है, सिंबल लगा होगा इन्फेक्शियस सब्सटेंस का, और बॉटम हाफ में क्या होगा, वर्ड लिखा होगा इन्फेक्शियस सब्सटेंस। ठीक है, टॉप हाफ में उसका सिंबल बना होगा, बॉटम हाफ में उसका जो है शब्द लिखा जाएगा इन्फेक्शियस सब्सटेंस इन केस ऑफ डैमेज और लीक। ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है जो आपने आर्टिकल पैक किया है वो डैमेज हो जाता है या फिर लीक हो जाता है, इमीडिएटली नोटिफाई, तुरंत सूचित करना है। किसको करना है, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, अगर लीक हो जाते पेरिशेबल बायोलॉजिक सब्सटेंस तो किसे आप कांटेक्ट करेंगे, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। बाकी ये लेवल है जो होता है इन्फेक्शियस सब्सटेंस का। आगे चलते हैं, आगे है लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीवित रोगजनक सूक्ष्म जीव अगर आप भेज रहे हैं तो लिविंग पैथोजेनिक वायरस भेज सकते हैं, इनर नॉन प्रोकस कंटेनर के में उसे भेजेंगे आप। आउटर प्रोटेक्टिव कंटेनर, ठीक है, भीतरी गैर झरझरा कंटेनर होना चाहिए, और बाहर का जो कंटेनर है वो आपका सुरक्षा देने के लिए होना चाहिए, और एब्सॉर्बेंट डालना ज़रूरी है। बाहर और अंदर का जो पैकिंग है, 2 पैकिंग यूज़ की जाती है, जो आपका अंदर का केस होगा और बाहर का केस होगा उसके बीच में आपको एब्सोरेंट डालना ज़रूरी है। और पैक टाइट से आपको उसका पैक करना है, कसकर पैक करना है ताकि वो लीक वगैरह ना हो उसमें से कुछ भी। और फ्रीजिंग, ठीक है, जमाना ज़रूरी है। सील्ड बॉटल्स, और जितनी भी बॉटल्स है उनको सील करना ज़रूरी है। और आउटर कंटेनर और रैपिंग, ठीक है, आउटर कंटेनर करना है, उसके बाद उसको रैप कर देना है आप अपने पैकिंग के लिए। आगे सेक्शन डी फॉर यूएसए, अगर यूएसए के लिए पेरिशेबल बायोलॉजिक सब्सटेंस भेज रहे तो लिमिट है 1/2 लीटर। ठीक है, 1/2 लीटर्स। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में भी आया था शायद से किसी में। बॉटल ऑफ ग्लास, ट्यूब और फियल, ठीक है, कांच की बोतल, ट्यूब या फिर शीशी यूज़ कर सकते हैं आप, सराउंडेड विद एब्जॉर्बेंट, ठीक है, जो कि घिरी हुई होगी एब्जॉर्बेंट से। ठीक है, केमिकल फॉर प्रिवेंशन कंटेनमेंट्स, ठीक है, और केमिकल का यूज़ कर सकते हैं आप रोकथाम के लिए, रसायन के जो, ताकि वो फैले ना। आगे है बॉटल पैक्ड इन थिक, ठीक है, जो आपकी बॉटल है वो मोटे उसमें पैक की जानी चाहिए। सेकेंडरी कंटेनर जो है आपका ग्लास होना चाहिए, और ग्लास का सेकेंडरी कंटेनर होना चाहिए जो कि घिरा हुआ होना चाहिए एब्जॉर्बेंट से। ठीक है, ऑल पैक्ड इन, सभी को पैक करके आप सॉलिड एक सील करके सॉलिड मेटल बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, आगे है लिस्ट इन पीडीएफ, लिस्ट आपके पास पीडीएफ में एक और है, ये हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। आगे है प्लांट्स अलॉट थ्रू पार्सल पोस्ट, पौधे पार्सल पोस्ट के माध्यम से अनुमति है उनको भेजने की। पौधे आप भेज सकते हैं बाय एयर और बाय सी। ठीक है, बाय एयर भी भेज सकते हैं, बाय सी भी भेज सकते हैं। प्रोहिबिटेड, अब इनमें प्रोहिबिटेड कौन कौन से हैं जिनको आप नहीं भेज सकते, लेमन, लाइम, ऑरेंज और ग्रेप, आप इन्हें नहीं भेज सकते अनलेस सर्टिफाइड नो मल सेको डिजीज़, जब तक ये प्रमाणित नहीं होता है कि कोई इनमें मल सेको रोग नहीं है। ठीक है, और क्या नहीं भेज सकते हैं पौधों में, कोका सीड्स नहीं भेज सकते, कॉफ़ी, ओनम और शैलो,
ठीक है, ये भी तब तक नहीं भेज सकते आप जब तक कि इसमें सर्टिफाइड ना हो कि कोई भी फंगस डिजीज़ नहीं है इसमें, या फिर यूरोयूस्टिस सेप्युला, ठीक है, ये जो डिज़ीज़ है इनमें से कोई भी नहीं है इसमें। जब तक ये सर्टिफाइड नहीं होता है तब तक आप इसे भी नहीं भेज सकते। आलू और रबर प्लांट, ठीक है, पोटैटो एंड रबर प्लांट को नहीं भेज सकते आप। उनका जो सीड है वो प्रोहिबिटेड है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से, ठीक है, उनको आप नहीं ला सकते हैं वहाँ से, या फिर भेज सकते हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से, आलू और रबर प्लांट। आगे है नारियल, ग्राउंडनट, मूंगफली और टोबैको एंड सनफ्लावर, ठीक है, आप इनको अर्जेंटीना और पेरू के साथ आप इनका एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड है वहाँ के लिए। आगे है सी ट्रांसमिशन, समुद्री संचरण से। अगर समुद्री संचरण से आप भेजना चाहते हैं कोई भी पौधा, ठीक है, तो क्या आपको लाइसेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू शो कलेक्टर ऑफ कस्टम, ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कस्टम कलेक्टर को दिखाने के लिए। कॉटन सीड्स एंड कॉटन अनजीन्ड, ठीक है, कॉटन सीड्स और कॉटन अनजीन्ड जो है वो भारत में कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है सिवाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। आगे है लाइव फंगी इन कल्चरल मीडिया, लिविंग प्लांट्स, ठीक है, और ये आप इसे भी भेज सकते हैं। इंपोर्टेड टू इंडिया, लाइव फंगी और कल्चरल मीडिया जो है वो इंपोर्टेड टू इंडिया। क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में? अगर आप ये इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ माइकोलॉजी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। माइकोलॉजी विभाग के प्रमुख, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से। नेम ऑफ फंगस होना चाहिए आपके पास, उनसे वो मंगवा सकते हैं इसे। नेम ऑफ फंगस होना चाहिए कंटेनर में लिखा हुआ। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइकोलॉजी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, ठीक है, और इनसे भी आप ले सकते हैं परमिशन, या फिर सिर्फ जो है क्या लिखा होना चाहिए, आपका फंगस का नेम लिखा होना चाहिए कंटेनर में। आगे है हमारे पास सेक्शन F, स्पेशल जो सर्विसेज है वो हम पढ़ रहे हैं। रिप्लाई कूपन, ठीक है, रिप्लाई कूपन क्या होता है? क्लॉज नंबर 89 सामान्य क्या है? फॉर सेंडर टू प्रीपे फॉर रिप्लाई। अगर सेंडर चाहता है कि जो उनको एड्रेसी है वो रिप्लाई करे, पर उसके लिए वो पहले से ही पे करना चाहते हैं, तो उस सेवा को रिप्लाई कूपन कहते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल फॉर सेल एट पोस्ट ऑफिस, रेगुलर डिमांड, डाकघरों में ये बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं नियमित मांग पर, और कुछ पोस्ट ऑफिस में ये ऑन एप्लीकेशन डिमांड होते हैं, अदर आवेदन पर, ठीक है। बिफोर इशू ऑफ रिप्लाई कूपन्स, उत्तर कूपन जारी करने से पहले उसमें डेट स्टैंप लगेगी, है ना, ऑफिस ऑफ इशू करने, जो इशू करने वाला कार्यालय है वो उसमें अपनी डेट स्टैंप लगाएगा। और एक पर्सनल व्यक्ति को 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन से ज़्यादा नहीं बेचे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं इसे। आगे है इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन। IRC कैन बी एक्सचेंज विद एनी UPU कंट्री। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जो है वो आप किसी भी UPU कंट्री के साथ उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। पोस्टल स्टेशनरी कैन ऑल्सो गिवन इन एक्सचेंज, या फिर पोस्टल स्टेशनरी भी आप एक्सचेंज में ले सकते हैं रिप्लाई, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के बदले। लेटर कैन बी सेंट फॉर रिप्लाई, और उत्तर के लिए पत्र भी भेज सकते हैं आप इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन में। और सफिशिएंट नंबर ऑफ कूपन कैन बी एक्सचेंज फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर प्रीपेइंग रीपेइंग अ लेटर ऑफ 20 ग्राम्स फॉर एयर, ठीक है। और हवा से अगर आप भेजना चाहते हैं 20 ग्राम के पत्र को भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो रिप्लाई कूपन है आपके, उनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन वाला सेक्शन। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो स्पेशल सर्विसेज थी उसमें अदर सर्विसेज हैं। अदर सर्विसेज कौन सी है? एक है क्लॉज नंबर 92, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, सेम एंड एज इनलैंड पोस्ट, ठीक है, जैसी इनलैंड पोस्ट में होती है सेम वैसी ही फॉरेन पोस्ट में भी होती है। और
आगे है क्लॉज नंबर 93 लेट फीस, ठीक है, विलंब शुल्क, जो सेम इनलाइन पोस्ट में होता है सेम ये भी वही होता है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पीओ गाइड पार्ट 1 में पढ़ा है आप उसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। बाकी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है हमारी। उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे साथ में, और जो भी मेन चीज़ें बीच में मिलती रहती है उसे आप नोट डाउन करते रहें। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।